नमस्कार, राम राम। कैसे हो आप सभी? तो आज हम पढ़ेंगे क्रिया। देखिए दोस्तों, मैंने आपको पढ़ा दिया है, संज्ञा पढ़ा दी मैंने, सर्वनाम पढ़ा दिया आपको, विशेषण पढ़ा दिया था और आज हम शुरू कर रहे हैं क्रिया। देखो, क्रिया को मैं क्या काल के आधार पे पढ़ाऊंगा, प्रयोग के आधार पर पढ़ाऊंगा और क्रम के आधार पे पढ़ाऊंगा। तो इसकी वीडियो आपको लगभग मान लो कि 6 घंटे की तो वीडियो मिलेगी ही मिलेगी, या 6 या 8 घंटे तक की भी हो सकती है। तो आज मैं आपको क्रिया पढ़ाऊंगा, ठीक है। आज मैं पहले, आपको पता है कि अपना जो टॉपिक स्टार्ट होता है उससे पहले मैं आपको बिल्कुल बेसिक चर्चा करता हूँ कि आगे आगे आने वाले दिनों में हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों। यही मैं आपके सामने हर वीडियो में चर्चा करता हूँ। तो इस वीडियो में मुझे करनी पड़ेगी, इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि लगभग 90% यहीं पर मैं पहले बता दूँ और कौन कौन सी चीज़ें याद करनी है, जो मेन उसकी जड़ें होती है, उसकी जो नसें होती है ना, वो मैं यहीं पे बता देता हूँ, ताकि क्या है कि अपने को जो आगे आने वाले समय में हम क्या पढ़ेंगे वो बता देता हूँ। क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया को कितने भागों में बांट के पढ़ेंगे, क्रम के आधार पर पढ़ेंगे, प्रयोग के आधार पर पढ़ेंगे, काल के आधार पर पढ़ेंगे। काल के आधार पर फिर 3 भागों में बांटेंगे, भविष्य काल, भूतकाल, वर्तमान काल, ठीक है दोस्तों। क्रम के आधार पर 3 भागों में बांटेंगे, सक्रम के आधार पर इसको 2 भागों में बांटेंगे, ठीक है दोस्तों, अक्रमक और सक्रमक। फिर दोस्तों इसको सक्रमक के आधार पर फिर 2 भागों में बांटेंगे, यानी कि भाग में भाग। लेकिन मैं आपको ऐसे जोड़कर बताऊंगा ना इसको, क्रिया को, कि आप हमेशा हमेशा के लिए याद रखोगे इसको, कहीं पर भूलोगे नहीं। बस जरूरत है तो आपको इसको पढ़े हुए को बार बार रिवीजन करना है, ठीक है दोस्तों। तो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं क्रिया की। देखो, क्रिया का शाब्दिक अर्थ होता है कार्य या काम। देखिए दोस्तों, एक छोटी सी बात करता हूँ, इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है मैं इधर साइड में लिख देता हूँ, शाब्दिक नाम, यानी कि शाब्दिक नाम बोल दो या अर्थ बोल दो, ठीक है। क्रिया का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों? कार्य या काम होता है। क्या होता है दोस्तों? कार्य या काम होता है। यानी कि एक बात तो हमने ये पढ़ी भाई, क्रिया का शाब्दिक अर्थ होता है कार्य या नाम होता है, ठीक है दोस्तों। क्रिया आती किसमें? क्रिया आती है आपके विकारी शब्द में, यानी कि जिसमें विकार उत्पन्न होता है, ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको क्रिया खत्म होने के बाद मैं आपको अविकारी या अव्यय शब्द बढ़ाऊंगा जिसमें कोई विकार नहीं होता, यानी विकारक से कोई विकार नहीं होता। विकारक कितने लिखाए थे मैंने आपको? 6 लिखाए थे। कर्ता यानी कि लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष, वाच्य, ये जो शब्द लिखाए थे इनको बोलते हैं विकारक। इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन क्रिया पर इनका प्रभाव पड़ता है, इसलिए इसको विकारी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अब आगे बात करते हैं क्रिया किसे कहते हैं। देखो, किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है, वही आपकी क्रिया कहलाती है। बिल्कुल देसी देसी जो भाषा होती है ना, यही होती है क्रिया की। किसी कार्य का होना या पाया जाना, या किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले शब्द ही क्रिया कहलाते हैं, ठीक है दोस्तों। अच्छा, क्रिया कहलाते हैं, इसके बाद में आते हैं क्रिया का निर्माण कैसे होता है। यानी कि जो मूल धातु होती है ना, उसमें ना प्रत्यय लगाकर क्रिया का निर्माण किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, ये सभी चीज़ें हैं ना, मैं आपको एक बार लिख कर बताता हूँ ताकि आपके और ज़्यादा समझ में आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं अपन क्रिया, यानी कि मूल धातु में ना प्रत्यय लगाकर क्रिया का निर्माण होता है, ठीक है दोस्तों। कैसे होता है, एक मिनट में थोड़ी डोरी को इधर कर लेता हूँ। देखो, मूल धातु में क्या लगाकर दोस्तों? मूल धातु में ना प्रत्यय लगाकर, ना प्रत्यय लगाकर, ठीक है दोस्तों। बिल्कुल बेसिक बेसिक चर्चा कर रहा हूँ मैं अभी। जब मैं आपको बता दूंगा ना ये चीज़ें आपको याद करनी है, तो समझ लेना वो चीज़ें आपको याद करनी है, उनका कोई भेद होगा या उपभेद होगा, ठीक है दोस्तों। यानी कि मूल धातु के साथ ना प्रत्यय लगाना, क्या करना, मतलब कि जो क्रिया का निर्माण होता है ना, अभी तो आपको शॉर्ट लिखना है, ठीक है। अब मैं इसकी परिभाषा लिखा रहा हूँ, क्या लिखाता हूँ? देखो, किसी कार्य का होना या पाया जाना। देखिए दोस्तों, छोटी सी एक मिनट, मार्क नीचे पड़ गया था। देखो, किसी कार्य का, क्या लिखनी परिभाषा दोस्तों? किसी कार्य का, साथ साथ परिभाषा आप भी लिख लो। किसी कार्य का होना या पाया जाता है। देखिए दोस्तों, एक छोटी परिभाषा लिखी मैंने, किसी कार्य का होना या पाया जाना, अर्थात, और जोड़ दो इसके अंदर, ठीक है। अर्थात का मतलब ये होता है कि ये जो बात कह रहा है ना, इतनी कितनी बात अब और कहेगा, ठीक है। किसी कार्य को करने या होने का बोध करवाने वाले, यहाँ लिख दो। यानी कि किसी, दो परिभाषा हो गया ना, किसी कार्य को करने या होने का
बोध करवाने वाली, बोध कराने वाले शब्द। ठीक है दोस्तों, अब मैं ये नहीं लिखाऊंगा होने वाले शब्द ही क्रिया कहलाते हैं। अब तो आप खुद समझ आना कि किसी कार्य को करने या होने का बोध करवाने वाले शब्द, दो शब्द तो इस परिभाषा में याद रखनी। परिभाषा दोनों एक ही है, यानी किसी कार्य को करने या होने का बोध करवाने वाले। देखो, किसी कार्य का होना या पाया जाना। ठीक है दोस्तों, ये चार शब्द है, दोनों ही परिभाषाएं इसकी है क्रिया की। ठीक है दोस्तों, तो किसी कार्य का होना या पाया जाना या किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले शब्द ही आपके क्रिया कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब क्रिया का निर्माण कैसे होता है, देखो ये बात लिखी ना, इसको इधर ही लिख रहा हूँ मैं। देखो हेडिंग लगा लो यहाँ पर, क्रिया का निर्माण। देखो क्रिया का निर्माण, क्रिया का निर्माण कैसे होता है, अब आपको मैं ये बता रहा हूँ। यानी कि मूल धातु के साथ, किसके साथ दोस्तों, मूल धातु के साथ ना प्रत्यय लगाने से क्रिया का निर्माण होता है। यानी कि मूल धातु के साथ, मूल धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग करने से, प्रत्यय का, या ऐसे लिख दो मूल धातु के साथ ना प्रत्यय का प्रयोग करने से। ठीक है, क्योंकि अधिकतर ना शब्द आएगा। ठीक है, ना, क्योंकि ऊपर भी मैंने ये लिखा था, ना प्रत्यय का, ना प्रत्यय का प्रयोग करने से क्रिया का निर्माण होता है, क्रिया का निर्माण होता है। देखिए दोस्तों, एक छोटी सी और परिभाषा लिखी कि क्रिया का निर्माण कैसे होता है, यानी मूल धातु के साथ ना प्रत्यय लगाने से क्रिया का निर्माण होता है। जैसे मैं कुछ उदाहरण लिख रहा हूँ, जैसे जैसे कैसे होता है, देखो जैसे मैंने ये लिख दिया आपके, ये आपके मूल धातु है चल, चल में मैंने ना प्रत्यय लगाया था, क्या बना दोस्तों, चलना। क्या बना दोस्तों, चलना। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार जैसे मैंने पढ़ धातु है, पढ़ धन में ना, तो क्या बना दोस्तों, पढ़ना। क्या बना दोस्तों, पढ़ना। यानी कि मूल धातु के साथ अधिकतर ना प्रत्यय लगाने से क्रिया का नाम होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने लिखा है लिख, इसी पेन से करता हूं मैं, लिख धन में ना, तो क्या बनेगा दोस्तों, लिखना। क्या बना दोस्तों, लिखना, लिखना। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार उड़ प्लस में ना, उड़ना हो जाएगा। यानी कि जैसे मैंने लिखा है, एक ले लो आपके, चर धन में ना, क्या बनेगा दोस्तों, चरना। ठीक है दोस्तों, चरना। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, छोटी सी मैंने कुछ उदाहरण लिखे हैं इसी के। देखो चल आपके मूल धातु, इसके अंदर क्या प्रत्यय लगा, ना प्रत्यय लगा। प्रत्यय किसे कहते हैं, वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में, यानी कि वे शब्द जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन या विकार ला देते हैं, वही प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, ये शब्दांश होते हैं, इनका स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है, ये किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये है ना, इनमें संधि रूप, मतलब जो संधि नियम होते हैं वो लागू नहीं होते। जब मैं आपको प्रत्यय पढ़ाऊंगा ना दोस्तों, तो मैं आपको बिल्कुल इनको खोल के रख दूंगा, एक एक पार्ट इनका खोल के रख दूंगा कि प्रत्यय कौन कौन से होते हैं, क्या क्या होते हैं। लेकिन अभी केवल इतना कि समझ लो कि इनकी ये चार बातें होती है। किसी ये जो पीछे लगते हैं, देखो वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के पीछे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन करते, जैसे ये पढ़ है ना, पढ़ मूल धातु, इसके अंदर ना प्रत्यय लगा तो पढ़ना हो गया, लिखना, चरना, और आपके ये जैसे होगा। अब देखो, अब आगे क्या करते हैं, अब मैं आपको क्रिया है ना वो तीन भागों में बांट के पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो क्या होता है, क्रिया को तीन प्रकार से बांटा जा सकता है। एक ऐसा आराम से लिख रहा हूँ मैं, यहाँ मैं आपको हेडिंग लगवा रहा हूँ, हेडिंग लगो आप भी। क्रिया को क्या लगा रहा हूँ दोस्तों मैं आपको, क्रिया को तीन प्रकार से पढ़ा जा सकता। ये देखो, कोई जरूरी नहीं है कि आप इसको कैसे ही पढ़ो, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप इस तरह पढ़ोगे ना, मेरी तरह से, मैं जैसे पढ़ता हूँ, अगर आप पढ़ोगे ना दोस्तों, तो
मैं ये तो नहीं कहता कि इसी से आएंगे या इनसे आपका कल्याण हो जाएगा, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर क्रिया से क्वेश्चन आया ना तो आप 100% उसका हल निकाल सकते हो, ठीक है। और जब मैं आपकी इसकी प्रश्नोत्तरी करवाऊंगा ना, तब मैं इसके अनंत अनंत क्वेश्चन करवाऊंगा, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, बस आप तो मेरा साथ देना, तब तक तो अपन सब चीज़ को फोड़ कर रख देंगे, ठीक है दोस्तों। तो क्या है कि क्रिया को 3 रूप से पढ़ा जा सकता है। देखिए दोस्तों, पहला यानी कि पहला क्या होता है दोस्तों, क्रम के आधार पर। अभी मैं बिल्कुल बिल्कुल बेसिक चर्चा कर रहा हूँ, फिर मैं अभी इनको वापस खोलूंगा। क्रम के आधार पर कौन कौन सी होती है, यानी क्रम के आधार पर, क्रम के आधार पर, ठीक है दोस्तों। और दूसरा पढ़ेंगे हम प्रयोग या रचना के आधार पर, ठीक है दोस्तों। दूसरा हो जाएगा आपके प्रयोग या रचना के आधार पर, प्रयोग या रचना के आधार पर, ठीक है दोस्तों। ये नोट्स है ना दोस्तों, आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित होने। देखो, क्रम क्या, प्रयोग आधार, फिर मैं पढ़ाऊंगा आपको काल के आधार पर, ठीक है दोस्तों। फिर काल के आधार पर भी आपको 3 प्रकार से पढ़ाऊंगा, ठीक है। फिर पहला आपको पढ़ाऊंगा मैं आपके भूतकाल, भूतकाल को भी 6 प्रकार से पढ़ाऊंगा। अभी और खोल के बताऊंगा। देखो, काल के आधार पर, काल के आधार पर और रचना या प्रयोग के आधार पर, ठीक है दोस्तों। अगर लिखना चाहो तो मैं आपको क्रम के आधार पर 2 प्रकार से पढ़ाऊंगा, ठीक है। प्रयोग या रचना के आधार पर मैं दोस्तों आपको 8 प्रकार से पढ़ाऊंगा, और देखो काल के आधार पर मैं क्रिया को 3 प्रकार से पढ़ाऊंगा, ठीक है दोस्तों। ये तो हुई अभी क्रिया की बिल्कुल बेसिक चर्चा जो हम पढ़ने वाले। अब मैं इन तीनों को खोल रहा हूँ, फिर मैं इसको खोलूंगा, फिर मैं इसको खोलूंगा, इसको खोलूंगा, फिर मैं आपके दिमाग को खोलूंगा कि आपने कितना ग्रहण किया, ठीक है दोस्तों। अभी इसका आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, मैं इसको मिटा रहा हूँ, या आप साथ के साथ नोट्स बनाओ, ठीक है दोस्तों। मेरा जितना मानना है वो। अब देखो आगे, देखो अब आगे क्या कर रहे हो आप। अब देखो, क्रम के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है, और अकर्मक होती है, सकर्मक होती है। अब सकर्मक क्रिया भी कौन कौन से भेद, उपभेद होते हैं, ठीक है दोस्तों। भेद तो मैंने बता ही दिए इसके अब क्या होंगे, इसके उपभेद होंगे। सकर्मक क्रिया कौन से होते हैं, अकर्मक क्रिया के कौन से होते हैं, ये चीज़ें भी मैं आपको साथ के साथ बता रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो अब आगे देखो, आगे है अपने, ये देखो पहला लिखो, हेडिंग लगाओ, क्रम के आधार पर क्रिया। देखो दोस्तों, मैं अभी पढ़ा नहीं रहा हूँ आपको, मैं इनकी जो मेन चीज़ें होती हैं ना वो बता रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। पहला मैं पढ़ाऊंगा आपको क्रम के आधार पर, ठीक है दोस्तों। पहला मैं पढ़ाऊंगा आपको क्रम के आधार पर, पढ़ाऊंगा तो मैं आपको कल, लेकिन अभी मैं इसकी केवल बेसिक चर्चा कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, पहला पढ़ाऊंगा मैं आपको क्रम के आधार पर, क्रम के आधार पर क्रिया, ठीक है दोस्तों। अभी मैंने बिल्कुल छोटी सी जानकारी ली है और यहाँ लिख दिया मैंने 2, ठीक है दोस्तों। अब 2 कौन कौन से होते हैं दोस्तों, मैं उनको बांट रहा हूँ, ठीक है। आप भी मेरे साथ साथ ऐसे बांट लो, ठीक है दोस्तों। पहला कौन सा होता है दोस्तों, पहला होता है आपके अकर्मक क्रिया। कौन सा होता है दोस्तों, पहला अकर्मक क्रिया, ठीक है दोस्तों। और क्रिया पढ़ाने से पहले मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अकर्मक क्या होता है और सकर्मक क्या होता है। फिर मैं लगाऊंगा आपको हेडिंग की अकर्मक क्रिया। अब हेडिंग लगाओ, तब आपको इसकी हेडिंग लगानी। अब लगाओ आपके सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, ठीक है दोस्तों। और देखो, ये तो आपने काम हो ही गया अपने, ठीक है दोस्तों। ये हो गया अपने अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया, क्रम के आधार पर 2 प्रकार से पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। अब इनके उपभेद हैं, ठीक है दोस्तों। अकर्मक क्रिया को भी हम 3 प्रकार से पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। इधर लगवा रहा हूँ, जगह होने कम से इधर ही लिख लो आप, ठीक है। पहला, दूसरा और तीसरा। पहला होगा ना दोस्तों, वो होगा आपके गत्यर्थक, गत्यर्थक अकर्मक क्रिया, ठीक है दोस्तों। गत्यर्थक क्रिया ही सीधा लिख रहा हूँ, आप समझ जाना, ये अकर्मक क्रिया का उदाहरण है, ठीक है दोस्तों। अगला होगा आपकी शित्यर्थक, यानी कि शित्यर्थक अकर्मक क्रिया, ठीक है दोस्तों। अकर्मक क्रिया आप समझ जाना, ये अकर्मक क्रिया की बात हो रही, तो मैं सीधा क्रिया लिख रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। और एक लिख रहा हूँ मैं आपकी अपूर्ण क्रिया। कौन सी दोस्तों, अपूर्ण क्रिया, ठीक है दोस्तों। क्या होती है
कैसे होती हैं, कौन से उदाहरण आते हैं, इसकी क्या परिभाषा होती है, वो मैं आपको चर्चा एक साथ करूंगा। अभी मैं इनको आपको केवल समझा रहा हूँ। देखो सकर्मक क्रिया होती है, इसके भी दो उपभेद होते हैं। देखिए दोस्तों, दो उपभेद कौन कौन से होते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, दो उपभेद कौन कौन से होते हैं। पहला उपभेद होता है कि सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, यानी कि वह क्रिया जिसमें कर्म होता है। अभी तो इतना समझ लो कि वह क्रिया जिसके अंदर कर्म होता है, अकर्मक क्रिया जिसमें कर्म नहीं होता है। देखो सकर्मक क्रिया का एक उपभेद होता है। ठीक है दोस्तों, यहां लिख दो आप उपभेद। ठीक है दोस्तों, उपभेद में लिख दो आप 2। ठीक है, पहला उपभेद क्या होता है आपके एक कर्मक क्रिया। अब कुछ याद आ रहा होगा मैंने आपको कब लिखाया था ये। ठीक है दोस्तों, कब लिखाया था, जब मैंने आपको समास पढ़ाए थे। समास के अंदर मैंने आपको मध्य कारक चिन्ह पढ़ाए थे, यानी कि लुप्त कारक चिन्ह पढ़ाए थे, जिसमें कर्म कारक पढ़ाया था। ठीक है, उसमें ये लिखाया था, आपने अगर ध्यान दिया हो तो मैंने ये कहा था कि यदि किसी वाक्य में दान दिया जा रहा हो और वहाँ पर स्थायी दान दिया जा रहा हो तो वहाँ कर्म कारक ना होकर संप्रदान कारक होगा। ठीक है दोस्तों, तो वो बात यहाँ लागू होगी, मैं आपको बताऊंगा। यानी कि एक कर्म क्रिया, यानी जिस वाक्य में एक कर्म होगा। ठीक है दोस्तों, और दूसरी बात आएगी आपके द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया, ठीक है दोस्तों, द्विकर्मक क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, बहुक्रिया के। ठीक है दोस्तों, यानी कि एक वाक्य में दो या दो से अधिक क्रियाएं जाए तो उसे द्विकर्मक क्रिया या बहुक्रिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, द्विकर्मक क्रिया या उसे बहुकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं पढ़ाऊंगा आपको दूसरा नंबर पर, यानी कि दूसरे नंबर पढ़ाऊंगा मैं आपको प्रयोग या रचना के आधार पर। तो दूसरे नंबर पढ़ेंगे हम प्रयोग या रचना के आधार पर। देखिए दोस्तों, आज समय लगेगा। पहले वीडियो में आपको पता है कि मेरा जो पहला वीडियो आता है ना दोस्तों, उसके अंदर बहुत ज़्यादा समय लेता हूँ। क्यों लेता हूँ, क्योंकि दोस्तों मुझे बाद में ना बताने में इतना ये दिक्कत नहीं होती है, आपको जल्दी से समझ में आ जाता है। ठीक है दोस्तों, दूसरा होता है आपके प्रयोग या रचना के आधार पर। ठीक है, प्रयोग या रचना के आधार पर। ठीक है दोस्तों, अभी इतना समझ लेना कि प्रयोग या रचना के आधार पर क्रिया 8 प्रकार से होती हैं। जब मैं आपको लास्ट में सबकी बात बताऊंगा ना, उदाहरण बताऊंगा ना, तब आप समझ आना कि हाँ ये इसका होता है। 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है दोस्तों, अभी केवल इतना समझना कि ये 8 प्रकार से होती हैं। पहली क्रिया होती है दोस्तों सामान्य क्रिया। ठीक है दोस्तों, मैं इनका ऐसे लिखूंगा नाम, आप समझ जाना। ठीक है दोस्तों, सामान्य क्रिया। दूसरी क्रिया पढ़ाऊंगा दोस्तों मैं आपको संयुक्त क्रिया। ठीक है दोस्तों, संयुक्त क्रिया। ठीक है दोस्तों, तीसरी में पढ़ाऊंगा आपको प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है दोस्तों, प्रेरणार्थक क्रिया। चौथे नंबर में पढ़ाऊंगा मैं आपको पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है दोस्तों, पांचवें नंबर में पढ़ाऊंगा मैं आपको नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया। ठीक है दोस्तों, छठे नंबर में पढ़ा दूंगा मैं आपको कृदंत क्रिया। कृदंत क्रिया। ठीक है दोस्तों, कृदंत क्रिया। ठीक है दोस्तों, फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा सजातीय क्रिया। सजातीय क्रिया। ठीक है दोस्तों, सजातीय क्रिया। फिर मैं लास्ट में पढ़ाऊंगा आपको सहायक क्रिया। 1 मिनट, इससे थोड़ा बिल्कुल एक्यूरेट चीज आपको बिल्कुल सही उपलब्ध करवाऊंगा मैं, सहायक क्रिया। ठीक है दोस्तों, कौन सी क्रिया होती है दोस्तों, सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, नाम धातु क्रिया, कृदंत क्रिया, सजातीय क्रिया और सहायक क्रिया। ठीक है दोस्तों, ये पढ़ाऊंगा मैं आपको प्रयोग या रचना के आधार पर, लेकिन अभी सोच लो कि ये होती है। ठीक है, अब मैं आपको तीसरा भेद पढ़ाऊंगा आपको काल के आधार पर। तीसरा भेद पढ़ेंगे दोस्तों हम काल के आधार पर। काल के आधार पर। ठीक है दोस्तों, अभी केवल इतना समझ लो कि काल के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार से होती है। ठीक है दोस्तों, 3 कौन कौन से प्रकार होते हैं दोस्तों, ये भी आप यहीं का यहीं समझ लो। ठीक है दोस्तों, काल के आधार पर क्रिया 3 प्रकार से होती है। कौन कौन सी होती है, भूत ने, कैसे याद रखोगे दोस्तों, याद नहीं भी रहता तो भी बता देता हूँ। भूत ने वर्तमान का भविष्य देख लिया, क्योंकि भूत है वो तो कुछ भी देख सकता है, और जिंदा भूत तो देखो कुछ भी देख सकता है, ये तो मरा हुआ फिर भी। ठीक है दोस्तों, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भविष्य काल। ठीक है दोस्तों, भविष्य काल, वर्तमान काल, भूतकाल यानी कि बीता हुआ जो, यानी कि
बीता हुआ कल वो भूतकाल में आएगा, वर्तमान काल यानी अपना जो वर्तमान चल रहा है, भविष्य यानी आने वाला जो अपना नौकरी का जो समय है वो आपके इसमें आएगा। ठीक है दोस्तों, अब कुछ भी याद नहीं रखना, जो भूतकाल है ना दोस्तों, इसको हम 6 भाग में पढ़ेंगे, यानी कि इसके भी फिर 6 भेद करेंगे। वर्तमान के है ना दोस्तों, इसके भी मैं आपको 5 भेद पढ़ाऊंगा। ठीक है दोस्तों, और भूतकाल भविष्य काल के मैं आपको 4 भेद पढ़ाऊंगा, या ऊपर लिख रहा हूँ मैं 4 भेद होते हैं। बस आप तो ऐसे के ऐसे जो आपका क्रिया हेडिंग लगाओ, और ऐसे कैसे जो पहला पृष्ठ था ना उसमें वो लिखो, और दूसरे पृष्ठ में ये हेडिंग लगाओ। अब भूतकाल में कौन कौन से पढ़ाऊंगा, वर्तमान में कौन कौन से पढ़ाऊंगा, भविष्य में कौन कौन से पढ़ाऊंगा, एक बार आप इनको जल्दी से छाप लो। कौन कौन से होते हैं वो आप एक बार छाप लो, यानी कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। ठीक है दोस्तों, नोट्स ऐसे व्यवस्थित बनाना कि अगर कोई देख लेना तो ऐसे लगे कि वाह यार, नज़र लगे जैसे नोट्स है तुम्हें। ठीक है दोस्तों, पहला कौन सा पढ़ेंगे दोस्तों, सामान्य, यानी कि तीनों के अंदर ये चीज़ क्या आएगी, कॉमन होगी। देखो सामान्य, अब मैं यहाँ पूरा नहीं लिख रहा हूँ, सामान्य भूतकालिक क्रिया, सामान्य भूतकाल क्रिया, अब मैं केवल इतना की लिख रहा हूँ, सामान्य भूतकालीन क्रिया। मैं वैसे एक पूरा लिख देता हूँ, सामान्य भूतकाल क्रिया, क्योंकि दोस्तों मैं अगर पूरा लिखूंगा ना इधर तो क्या है कि इधर पूरी अपनी जगह नहीं रहेगी। तो ठीक है दोस्तों, मैं क्या इसको शॉर्ट करूंगा अब। ठीक है, देखो सामान्य पढ़ने के बाद में क्या पढ़ेंगे दोस्तों, आसन। ठीक है दोस्तों, आसन को ही बोलते हैं आपके तात्कालिक, यानी कि क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको ही तात्कालिक क्रिया। अब क्या होती है ये भी मैं आपको अभी एक साथ आप उतार लो, सभी का एक साथ ही बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, फिर क्या होती है दोस्तों, पूर्ण भूतकालिक क्रिया, पूर्ण भूतकालिक क्रिया। फिर होती है दोस्तों आपके अपूर्ण भूतकालिक क्रिया। फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा दोस्तों संदिग्ध भूतकालिक क्रिया। कौन सी होती है दोस्तों, संदिग्ध भूतकालिक क्रिया। फिर मैं पढ़ाऊंगा आपको दोस्तों हेतु मध्य भूतकालिक क्रिया, हेतु मध्य भूतकालिक क्रिया। ठीक है दोस्तों, मैं वैसे साथ के साथ बोले जा रहा हूँ, लेकिन आपको ये है ना दोनों शब्द यहाँ लिखने, भूतकालिक क्रिया लिखने हैं, क्योंकि मेरे जगह कम होने से मैंने लिखे नहीं, बाकी मैं भी ऐसे लिखता हूँ, आप भी अपनी कॉपी में ऐसे के ऐसे छापने इनको। अगला है आपके वर्तमान कालिक क्रिया। वर्तमान कालिक क्रिया को भी आप 5 भागों में पढ़ेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। देखो सामान्य भूतकालिक क्रिया, तो यहाँ भी आएगी आपके सामान्य भूतकालिक क्रिया, सामान्य वर्तमान। ठीक है दोस्तों, वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान कालिक क्रिया, सामान्य वर्तमान कालिक क्रिया। ठीक है दोस्तों, आप पूरा लिखना, सामान्य वर्तमान कालिक क्रिया। ठीक है दोस्तों, सामान्य के बाद में क्या लिखोगे दोस्तों आप, अपूर्ण भूतकालिक क्रिया। कौन सी होती है दोस्तों, अपूर्ण वर्तमान कालिक क्रिया, सॉरी है ना, मैं क्या थोड़ा कन्फ्यूज क्या है दोस्तों, बोलने में लिखने में क्या है कि कभी कभी ऊपर नीचे शब्द हो जाते हैं ना। अपूर्ण भूतकालिक क्रिया, अपूर्ण वर्तमान कालिक क्रिया। ठीक है दोस्तों, फिर क्या आएगी आपके संभाव्य, यानी कि संभाव्य वर्तमान कालिक क्रिया। ठीक है दोस्तों, संभाव्य आएगी। संभाव्य के बाद में क्या आएगी दोस्तों आपके संदिग्ध, क्या आएगी दोस्तों आपके संदिग्ध वर्तमान कालिक क्रिया। ठीक है दोस्तों, 5वें नंबर पे क्या आएगी दोस्तों आपके आज्ञार्थक वर्तमान कालिक क्रिया। ठीक है दोस्तों, अभी मैं आपको 1 मिनट में सारी की सारी परिभाषा बताऊंगा और सारी की सारी याद भी करवाऊंगा, बस आप तो केवल मैं कह रहा हूँ ना उतना काम कर लो। अब ये 4 प्रकार से कौन कौन सी होती है, मैंने क्या बताया था कि एक तो इसका भेद सेम ही होगा, यानी कि सामान्य भविष्यकालिक क्रिया, सामान्य पूरा लिखो, सामान्य भविष्यकालिक क्रिया। मैं रुक रहा हूँ, आप लिखो सामान्य भविष्यकालिक क्रिया। दूसरा क्या लिखोगे दोस्तों, दूसरा क्या लिखोगे आपके, ये लिख लो संदिग्ध, यानी कि संभाव्य। क्या लिखोगे दोस्तों आपके संभाव्य, यहाँ संदिग्ध आया ना तो यहाँ क्या आ जाएगा आपके संभाव्य। क्या आ जाएगा दोस्तों, संभाव्य भविष्यकालिक क्रिया, संभाव्य भविष्यकालिक क्रिया। अब क्या लिखोगे दोस्तों, आज्ञार्थक भविष्यकालिक क्रिया। क्या लिखोगे दोस्तों, आज्ञार्थक भविष्यकालिक क्रिया। ठीक है दोस्तों, लास्ट में क्या लिखोगे आपके हेतु मध्य भविष्यकालिक क्रिया, हेतु मध्य भविष्यकालिक क्रिया। देखिए दोस्तों, मैं पूरी जी जान लगाई हूँ इनको समझाने के लिए। अब मैं इनकी एक एक परिभाषा बोल रहा हूँ, आप उनके माध्यम से समझने की कोशिश करना, आपका 100%
जो क्रिया है ना उसका 90% अभी ये जो डायग्राम है ना मैं इनको खोल के पढ़ाऊंगा। अब 8-10 घंटों के अंदर हर चीज़ को खोलूंगा कि क्रम के आधार पर क्या होती है, सकर्मक क्या होती है, प्रयोग के आधार पर क्या होती है, फिर ये आटू भेद पढ़ाऊंगा मैं आपको, फिर इनके वापस एक एक पढ़ाऊंगा मैं, फिर इनके 5 पढ़ाऊंगा, फिर ये पढ़ाऊंगा। देखिए दोस्तों, तो शुरुआत करता हूँ। आप बिल्कुल ध्यान मग्न होकर इस चीज़ को सुनना, एक एक शब्द को सुनना, एक एक शब्द ही बताऊंगा मैं, इन्हीं से आपको इनकी पकड़ करनी है कि इनमें से कौन सा शब्द से इसका पूरी परिभाषा बन जाएगी। बस दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आते हैं अकर्मक क्रिया, यानी कि अ धन में कर्मक। अ का शाब्दिक अर्थ होता है नहीं, कर्म का अर्थ होता है यानी कि जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं अभी एक शब्द यहाँ पूरा लिख ही देता हूँ क्योंकि कंफ्यूज रहेगा। ठीक है दोस्तों, एक तो कर्म आपके ये होता है, ठीक है दोस्तों, और एक कर्म आपके ये होता है। ठीक है दोस्तों, मैं तीनों कर्म पूरे लिख रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, और ये जो कर्म होता है ना ऊपर वाला, ये वाला, ये होता है क्रिया का जो प्रभाव पड़ता है, यानी क्रिया का जो फल पड़ता है। क्या होता है दोस्तों, ये होता है दोस्तों क्रिया का जिस पर प्रभाव पड़ता है। प्रभाव का मतलब मान लो तुम जिस पर फल पड़ता है, प्रभाव या क्रिया का जिस पर बल पड़ता है। ठीक है, क्रिया का जिस पर बल, प्रभाव या बल पड़ता है। ठीक है दोस्तों, और क्रम, क्रम का मतलब होता है लगातार, पहला दूसरा तीसरा चौथा। ठीक है, मैंने आपको कल पढ़ाया था संख्यावाचक में, याद है ना, वो यही क्रम है, यानी कि इसका मतलब होता है आपके लगातार। ठीक है दोस्तों, आगे देखो क्या है आपके क्रम, ये क्या है पूरा क्रम है, क्रम क्रम, यानी कि जो चीज़ पूरी नहीं होती। अब सोचो कौन सी चीज़ पूरी नहीं होती, इसका मतलब होता है भाग्य, यानी कि आपका भाग्य कब पूरा होगा मेरे दोस्तों, मेरे लाडलों, मेरे भाई और मेरे बहनों, आपका ये हिंदी व्याकरण से मेरे ऊपर अगर विश्वास है ना तो आपका 100% टक्का 100% की पूरा करवाऊंगा मैं आपको। देखो अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, वह क्रिया जो अपने आप हो सकती है, जैसे मैं हंस सकता हूँ, मैं रो सकता हूँ, मैं चल सकता हूँ, मैं उठ सकता हूँ, मैं बैठ सकता हूँ, ये जो जितनी भी क्रियाएं हैं ना, ये सारी की सारी आपकी अकर्मक क्रिया, यानी वह क्रिया जो किसी वाक्य में बिना क्रम के प्रयुक्त होकर भी पूरे वाक्य का बोध करवा सकती है। मैं खड़ा हो सकता हूँ, मैं दौड़ सकता हूँ, अब मेरे को दौड़ने के लिए किसी साधन की माध्यम की कोई जरूरत नहीं है, यानी वह क्रिया जो बिना क्रम के प्रयुक्त होकर भी पूरे क्रम का बोध करवा देती है, वो आपकी अकर्मक क्रिया कहलाती है। ठीक है, अकर्मक क्रिया के बाद देखो इसके क्या है आपके उपभेद। देखो यहाँ लिखने की वैसे जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने एरो लगा कर रखा है, यानी कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, यानी कि ये इसके उपभेद हैं। वैसे भी मैं इसके लिख ही देता हूँ यहाँ, क्योंकि मुझे पता है आप लोग साथ के साथ नोट्स नहीं बना रहे होंगे तो भी आप इसके काम चल जाएगा। गत्यर्थक क्रिया किसे कहते हैं, यानी कि वह क्रिया, गत्यर्थक अकर्मक क्रिया, वह क्रिया जिसमें क्या होता है कि कर्ता तो इसके अंदर गतिशील होता है, यानी कि मैं दौड़ रहा हूँ, जैसे राघव दौड़ रहा है, राधा नाच रही है, तो राधा तो नाच रही है, यानी कि जो करता है वो तो गति कर रहा है, लेकिन उसमें क्या है अक्रम है, यानी राधा नाच रही है। अब नाचना में क्या है दोस्तों, अकर्मक क्रिया, राधा नाच रही है। अब कौन नाच रही है, राधा नाच रही है, क्या नाच रही है, वे नाच रही है। अब यह कोई सार्थक अर्थ तो नहीं निकल रहा ना। उसके बाद में सिद्धर्थक क्रिया, यानी कि इसके अंदर कर्ता सिद्ध है, यानी कि मैं बोल रहा हूँ। अब देखो मैं खड़ा हूँ, ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं हूँ तो स्थिर ना, लेकिन बोलना क्या है अकर्मक क्रिया, रोना क्या है अकर्मक क्रिया, सोना क्या है अकर्मक क्रिया। मैं आपको ना कल इनके ना अकर्मक और सकर्मक क्रिया के ऐसे 10 शब्द लिखाऊंगा ना, वही घुमा फिरा कराएगा, आप वो भी याद कर लोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। फिर अपूर्ण क्रिया किसे कहते हैं, आप ईमानदार हो, वे श्रद्धालु है, वे दयालु है, मैं बेईमान हूँ, आप ईमानदार हो, ठीक है, वे सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, ये जो पूरक शब्द आते हैं ना वो आपके अपूर्ण क्रिया में आते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो अपूरक शब्द आते हैं ना वो अपूर्ण क्रिया में आते हैं, जैसे आप श्रद्धालु है, मैं दयालु हूँ, वे ईमानदार है, राघव बेईमान है, रमेश चोर, ये जो शब्द है ना अपूरक यानी पूरक शब्द, ये इसके अंदर आते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं आपके सकर्मक क्रिया की। बात करता हूं दोस्तों सकर्मक क्रिया की। ठीक है दोस्तों, बात करता हूं दोस्तों मैं आपको सकर्मक क्रिया की। सकर्मक क्रिया क्या होती है, देखो वह क्रिया जो कर्म के साथ प्रयुक्त होकर, वह क्रिया जो किसी वाक्य में क्रम के साथ प्रयुक्त होकर पूरे वाक्य का बोध करवा देती। जैसे कि मनोज क्रिकेट खेलता है, क्या खेलता है, क्रिकेट खेलता है। कौन खेलता है, मनोज खेलता है। दोनों का अर्थ मिल रहा ना, मनोज क्रिकेट खेलता है, क्या खेलता है, क्रिकेट खेलता है। कौन खेलता है, मनोज खेलता है। तो उसी प्रकार अब देखो एक कर्मक क्रिया, ठीक है दोस्तों, एक कर्मक क्रिया भी होती है और आपके द्विकर्मक क्रिया भी होती है, यानी कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ,
क्या, जैसे मैंने बताया था आपको, मनोज क्रिकेट खेलता है। कौन खेलता है? मनोज क्रिकेट खेलता है। क्या खेलता है? क्रिकेट खेलता है। कौन खेलता है? मनोज खेलता है। तो इसके अंदर एक क्रम। अब जैसे मैंने आपको बताया कि द्विक्रमक या बहुक्रमक क्रिया, ठीक है दोस्तों, मैंने लिखा है आपके द्विक्रमक और बहुक्रमक क्रिया, यानी कि एक ही वाक्य में क्या आ जाए दोस्तों, दो क्रम आ जाए। जैसे कि माता जी बच्चों से चाय बनवाती है। जैसे अभी मैंने एक छोटा सा उदाहरण लिख रहा हूँ, इसके माध्यम से समझने की कोशिश करना, क्योंकि ये थोड़ा द्विक्रमक वाली चीज का, ठीक है। इसका लिख रहा हूं, देखो, माता जी बच्चों से, देखो वैसे प्रेरणार्थक में चला जाएगा, लेकिन मैं अभी आपको समझा रहा हूं। माता जी बच्चों से चाय बनवाती है, चाय बनवाती है। देखिए दोस्तों, द्विक्रमक क्रिया में कौन कौन से होते हैं? माता जी क्या बनाती है? किसको बनवाती है? बच्चों को। क्या बनवाती है? चाय बनवाती है। कौन बनाते हैं? देखो, माता जी बच्चों से चाय बनवाती है। देखो, वो खुद तो चाय नहीं बनवा रही, किससे बनवा रही? बच्चों से बनवा रही। अगर आपको किसी को समझ में नहीं आई, क्योंकि ये प्रेरणार्थक क्रिया का हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, आज्ञार्थक क्रिया का, ठीक है। मैं इसका छोटा सा एक उदाहरण ले लेता हूँ, उसके माध्यम से और आपको आसानी से समझ में आ जाएगी, ठीक है। राघव, ऐसे कर लो, राघव माधव को, ऐसे कर लो, माधव को पत्र पढ़ा रहा है, ठीक है दोस्तों। अब देखो, इसके अंदर 3 प्रश्न करना। कौन पढ़ा रहा है? क्या पढ़ा रहा है? अगर ये दोनों का अलग अलग अर्थ मिले तो समझ जाना ये द्विक्रमक क्रिया का। देखो, राघव माधव को पत्र पढ़ा रहा है। क्या प्रश्न है? क्या पढ़ा रहा है? तो क्या की जगह पर उत्तर लिख दो आपके, पत्र पढ़ा रहा है, ठीक है दोस्तों। कौन पढ़ा रहा? यानी कि राघव को माधव पढ़ा रहा, तो कौन पढ़ा रहा है यहाँ पे? राघव पढ़ा रहा है, ठीक है दोस्तों। दोनों का अलग अलग अर्थ मिलाना, तो इसमें क्या हो गया? 2 क्रम हो गए, एक तो पत्र हो गया और एक माधव क्रम हो गया, ठीक है दोस्तों। और भी मैं इसके बहुत सारी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी तो मैं आपको समझाने के लिए इसके द्विक्रम क्रिया होती क्या वो बता रहा हूँ। और एक क्रम क्रिया के अंदर ये लिखाऊंगा कि जिस किसी वाक्य में स्थायी दान दिया जाता है, वहां पर कर्म कारक ना होकर संप्रदान कारक होता है, और उस वाक्य में एक कर्म क्रिया होती है, ठीक है दोस्तों। मैं इसके बहुत सारे उदाहरण लिखूंगा, अभी तो आप टेंशन मत लो। सामान्य क्रिया किसे कहते हैं? वह क्रिया जो जिसमें क्या होता है कि देखो, वह क्रिया जिसमें कर्म के साथ क्रिया प्रयुक्त होकर या कर्म के साथ क्रिया न प्रयुक्त होकर भी सामान्य स्थिति। देखो, सामान्य क्रिया क्या होती है? सामान्य क्रिया वह क्रिया होती है जिसके अंदर कर्म के साथ क्रिया प्रयुक्त होकर या कर्म के रहित, यानी कि अकर्मक और सकर्मक क्रियाएं जिसके अंदर प्रयुक्त होती है, वो सामान्य क्रिया कहलाती है, ठीक है। जैसे वह आता है, वह जाता है, वह खाता है, ठीक है दोस्तों, वह भोजन करता है, ये इसके अंदर है। संयुक्त क्रिया यानी जब किसी वाक्य में 2 भिन्नार्थक क्रियाएं प्रयुक्त की जाती है, यानी कि 2 या 2 से अधिक संयुक्त क्रियाएं एक साथ प्रयुक्त की जाती है, वो इसके अंदर संयुक्त क्रियाएं। जैसे मैं बोलता रहता हूँ, वह चलता रहता है, वह सोता रहता है, इसके अंदर आई प्रेरणार्थक क्रियाएं। आप सभी अपना होमवर्क करो, आप सभी ये नोट आउट करो, ये आप सभी ये लिखो। तो मैं क्या दे रहा हूँ आपको, आगे दे रहा हूँ, यानी कि प्रेरणा, यानी कि मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, यानी करता स्वयं काम नहीं कर रहा, आपको करने के लिए क्या दे रहा? प्रेरणा दे रहा, ठीक है। अब मैं इसके अंदर 2 लिखाऊंगा, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, उनकी पहचान लिखाऊंगा, उनके उदाहरण लिखाऊंगा। देखो, पूर्वकालिक क्रिया, जब किसी वाक्य में 2 भिन्नार्थक क्रियाएं प्रयुक्त की जाती है, जो क्रिया पहले प्रयुक्त होती है ना वो दोस्तों, वो आपकी पूर्वकालिक क्रिया होती है। जो क्रिया बाद में प्रयुक्त होती है ना दोस्तों, वो पश्चकालिक क्रिया होती है। जो पूर्वकालिक क्रिया होती है उसके अंदर कर या करके जुड़ा होता है, ठीक है दोस्तों। जैसे मैं नहाकर मंदिर गया, पिताजी कार्यालय से आकर खेत गए, माताजी खेत से आकर दूध निकालने गई या बाड़े में गई। ऐसे जैसे कुछ अपने आम चाल में होता है ना दोस्तों, करिया करके जुड़ा होता है। वह ना कर, मैं खाना खाकर सो गया, ठीक है, मैं सोकर चाय पीने लगा, ठीक है, यानी कर करके जुड़ा होता है ना, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर कर्दन, जैसे नाम धातु क्रिया, यानी कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से जिस क्रिया का निर्माण होता है उसे कर्दंत क्रिया कहते हैं, ठीक है दोस्तों। कर्दंत क्रिया किसे कहते हैं? यानी कि सॉरी, हाँ, नाम धातु क्रिया, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से क्रिया का निर्माण होता है। जैसे वह मुझे देखकर लजाने लगा, यानी कि लाज से लजाने लगा, ठीक है, गरम से गरमाने लगा, ठीक है, फिल्म से फिल्माने लगा। ऐसे जो मैं शब्द हैं दोस्तों, जैसे अपना से अपनाने लगा, ठीक है, वह मुझे अपनाना चाहता है, वह मेरी जमीन को हथियाना चाहता है, ठीक है, वह मुझे देकर गरमाने लगा, वह मुझे देकर शर्माने लगी, ये सारे के सारे इसमें आ जाते हैं कर्दंत क्रिया, यानी कि मूल धातु के साथ जब प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है ना दोस्तों, जब मैं आपको प्रत्यय पढ़ाऊंगा तब भी मैं कर्दंत प्रत्यय पढ़ाऊंगा, कर्दंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, ठीक है, दोनों के अलग अलग पढ़ाऊंगा। कर्दंत प्रत्यय के आपकी मैं 4-5 भेद पढ़ाऊंगा, तद्धित प्रत्यय के मैं आपको 6 भेद पढ़ाऊंगा, ठीक है दोस्तों। फिर मैं क्या होती है? सजातीय क्रिया, यानी कि एक ही कि मूल धातु से अलग अलग क्रियाओं का निर्माण करना। जैसे मैंने एमए की पढ़ाई पढ़ी है, मैंने पाकिस्तान से लड़ाई लड़ी है, ठीक है,
तुमने पर्वत की चढ़ाई चढ़ी है, ठीक है, ऐसे इसके अंदर है। और सहायक क्रिया यानी कि जो मुख्य क्रिया होती है दोस्तों, उसकी सहायता के लिए दूसरी क्रिया प्रयुक्त की जाती है। जैसे मैंने खाना खा लिया, जैसे मैंने ऐसे बोला मैंने खाना खा लिया है, मैंने खाना खाया, जैसे मैंने बोला मैंने खाना खाया। अब तो भी वाक्य पूरा हो रहा है, मैंने खाना खाया, मैंने खाना खा लिया है, यानी कि है लगाकर मैं इसको जोर दे रहा हूँ, तो वो आपके सहायक क्रिया में आ जाएगी। भूतकाली क्रिया यानी कि जो बीते हुए समय की बात की जा रही है वो भूतकाल में आती है, चल रहा जिसकी और आने वाला उसकी, ठीक है दोस्तों। बीता हुआ समय है ना, जिसके अंदर सामान्य बात की जाएगी वो इसके अंदर आएगी। आसन और तात्कालिक क्रिया यानी कि वह क्रिया जिसके अंदर जो क्रिया अभी भी घटित हुई है, ठीक है, मैं अभी आया ही हूँ, तो क्या हुआ, मैं आसन यानी अभी हुआ ही पूर्ण क्रिया है, यानी कि मैं वहाँ खेल रहा था, अब तो नहीं खेल रहा हूँ, पहले खेल रहा था। अपूर्ण क्रिया कि वह यहाँ आ रहा था, अब वहाँ आ रहा था, अब देखो वो ना तो आया है और ना ही वहाँ रुका, लेकिन आ रहा था, यानी कि क्रिया क्या है, अपूर्ण, यानी कि क्रिया क्या है, चल रही है इसके अंदर। फिर क्या लिखा मैंने आपके, संदिग्ध क्रिया यानी कि संभावना की जा रही है, ठीक है दोस्तों। वे वहाँ गए होंगे, बच्चे पुस्तक पढ़ने गए होंगे, बच्चे मैदान गए होंगे। अब देखो हेतु मत के अंदर कुछ भी नहीं करना आपको, यदि तो, क्या दोस्तों, यदि तो, यानी कि इसके अंदर केवल शर्त होगी, यदि आप पढ़ते तो पास होते, यदि बरसात अच्छी होती तो फसल भी अच्छी होती, यदि तुम आते तो मैं भी चलता, यदि तुम पढ़ते तो मैं भी पढ़ाता, यानी कि वो जो बीते हुए समय के बारे में बात की जा रही। देखो सामान्य क्रिया यानी कि जो वर्तमान चल रहा है, मैं खेल रहा हूँ, मैं नाच रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, ये सामान्य बात होगी। अपूर्ण क्रिया यानी कि जो भूतकाल से लगाकर वर्तमान तक क्रिया जो चल रही है, वह खेल रहा था, वह खेल रहा है, ऐसे लिखो, वह खेल रहा है, अभी भी खेल रहा है, पहले भी खेल रहा था, वह नाच रहा है, वह खेत जोत रहा है, वो चल रहा है। फिर आपके संभाव्य क्रिया यानी कि इसके अंदर क्या की जा रही है दोस्तों, आपके शायद, इसके अंदर संभाव्य के अंदर आपको कुछ भी नहीं करना, एक शब्द याद रखना, जैसे शायद, शायद आज मैं गाँव जाऊँ, शायद आज वो यहाँ आए, ठीक है दोस्तों। और देखो संदिग्ध यानी संदिग्धता का बहुत हो रहा, होगा, होगी, होंगे, शायद वो चले गए होंगे, ठीक है दोस्तों, या वो शायद आज आएंगे। अज्ञार्थक के अंदर, अज्ञार्थक में मैं आपको आज्ञा दे रहा हूँ कि तुम मेरे लिए चाय बनाओ, तुम यहाँ बैठो, तुम ये कीजिए, लो पानी पीजिए, चलो आप यहाँ आओ, ये सब आज्ञा का बोध करा रहे। सामान्य का बोध यानी कि आने वाले, मैं वहाँ जाऊँगा, वो यहाँ आएंगे, मैं वो खाऊंगा, मैं वो पीऊँगा। अब संभाव्य क्रिया, संभाव्य आए थे आपको शायद याद रखना, शायद वो इसी लायक बने हो, शायद वो आज इसी कारण आए। अज्ञार्थक क्रिया आप सभी को कल वाली वीडियो जरूर देखनी होगी, आप सभी को वहाँ चलना जरूर होगा, आप सभी यहाँ पधारेंगे, आप सभी आप वहाँ जरूर आइएगा। और हेतु मत यदि तो, यदि आप पढ़ेंगे तो सफल होंगे, यदि आप मेहनत करेंगे तो सफल होंगे, यदि बरसात अच्छी होगी तो भविष्य में फसल भी अच्छी होगी, यदि आप अच्छे से पढ़ोगे तो मैं अभी आपको भविष्य में और अच्छे से पढ़ाऊंगा, और यदि आपने अभी साथ दिया तो मैं आपका भविष्य में और साथ दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो ये जो बात थी ना, ये जितना भी ढांचा, माना कि वीडियो 40 मिनट का बन गया, लेकिन 40 मिनट में दोस्तों मैं ना एक सेकंड भी मेरे मुंह से ना रुकने का नाम नहीं लिया था दोस्तों, मेरा पूरा जो गला है ना वो बिल्कुल सूख जाता है, आवाज़ तक बाहर नहीं आती। लेकिन दोस्तों मैं इतनी मेहनत करता हूँ आपके लिए, आपको वीडियो को ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब किया करो। और ये जो चीज़ें हैं ना दोस्तों, आप इनकी कीमत जब किसी कोचिंग में या किसी आप कोर्स लोगे ना, तब आपको पता चलेगी कि यही कीमत आपको यूट्यूब में फ्री दे रहा था मैं, तब आपको इन चीज़ों की सभी की कीमत पड़ेगी। लेकिन अभी जो आप देख रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी को राम राम। मिलते हैं कल अकर्मक क्रिया के तीनों भेद और अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं इसकी कुछ उदाहरणों के साथ। तब तक के लिए सभी बहन भाइयों को मेरी तरफ से राम राम, राधे राधे।